कांग्रेस ने बार बार ये है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है, उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कहते हैं कि दवा का असर खत्म होते होते दूसरी डोज ले लेनी चाहिए। कांग्रेस अपनी दवा का दूसरा डोज नहीं ले पाई और बीजेपी बूस्टअप हो गई। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस ने लोकसभा के अपने हथियारों या नैरेटिव पर एज खो दी है। प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस पर प्रचंड प्रहार से दो बातें स्पष्ट हैं। पहली, बीजेपी अब कांग्रेस की एकमात्र सजी पिच पर सहज हो गई है और दूसरी ये कि T20 फॉर्मेट पर बल्लेबाजी भी शुरू कर चुकी है। बल्लेबाजी भी ऐसी जैसी एक वक्त सचिन तेंदुलकर ने कर शेन वॉर्न के सपनों में आ डराना शुरू किया था। पर इस सियासी लड़ाई के बीच एक सवाल मौजूद जरूर हो गया, क्या कांग्रेस जातिवाद का पर्याय बन चुकी है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी मेरे साथ हैं और राधेश्याम भारती जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। कुछ ही देर में मैं और भी गेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। कांग्रेस के गेस्ट अगले 3 या 4 मिनट में मेरे साथ होंगे। सुरेश भाई, हम ये कह सकते हैं कि अब आप कंफर्टेबली हमले कर पा रहे हैं कांग्रेस पर? ये लोकसभा चुनावों के आसपास से इस वक्त तक जिस एज की कमी थी वो आपको हरियाणा चुनावों से मिल गई? देखिए स्वप्निल भाई, कांग्रेस ने देश के आजादी के बाद में हिंदुओं को बांटने का काम किया है, जातिवाद में लड़ाने का काम किया है। एक जाति से दूसरी जाति को लड़ा के कब और कैसे कैसे भी बताते जाइए ताकि कब और कैसे कैसे भी बताते जाइए ताकि आप ये देखिए कि जब जब भी उन्होंने हिंदुओं को लड़ाने की बात की तब तक उन्होंने शासन किया है, चाहे 2004 से 2014 का शासन हो, चाहे 1977 से पहले का शासन हो। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं में, कभी ये मुसलमानों में जाति क्यों नहीं बताती कांग्रेस? मुसलमानों में बहुत सारी जातियां हैं, फकीर है और भी बहुत सारी जातियां हैं। जातियों के नाम अगर चाहो तो मैं बता सकता हूँ कि मुसलमानों में कौन कौन है। पठान है, रिजवी है, भटियारा है, फकीर है, शाह है, डबली है, हलाल खोर है, लाल बेगी, बंजारा, धोबी, रणजी, ये मुसलमानों में जाते हैं। क्यों नहीं कांग्रेस बताती है उनकी? जब मुसलमानों की जातियां बताने की जब कांग्रेस की बोलती बंद क्यों हो जाती है? तो ये कांग्रेस केवल बंटवारे में विश्वास करती है। तो फिर मुझे एक बात बताइए ना, फिर वो देश का बंटवारा किया है, अब जातियों का भी बंटवारा की जब क्लियर कट जातियां बट सकती थी, मैं बात कर रहा हूं मंडल वर्सेस कमंडल वाले दौर की, तब कांग्रेस असहज क्यों थी? अगर वो ऐसा ही चाहती तो असहज नहीं होती। देखिए आप देखिए राहुल गांधी क्या करता है, जब भी जाता तब ओबीसी को वो नहीं मिला और उसको वो नहीं मिला। अरे भाई, ओबीसी का सबसे बड़ा आज प्रधानमंत्री है ना, नहीं है? ओबीसी को कहां नियुक्ति नहीं मिली, कितने एमएलए, कितने नहीं, लेकिन ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस एक वक्त कांग्रेस असहज थी ना। ओबीसी आरक्षण के वक्त की जब बात है, जब मंडल कमंडल वाला दौर चल रहा था, ओबीसी आरक्षण तो शायद कांग्रेस देना भी नहीं चाहती थी। ये भी अपने आप में एक फैक्ट है। नहीं तो अब क्या, तो उसमें झगड़ा क्या है? अब को ये राहुल गांधी क्या बोलता है फिर? राहुल गांधी क्या बोलता है? राहुल गांधी अपने एलओपी हैं, बोलते हैं, बोल दीजिए। आज एलओपी हैं, बोलते हैं, बोल दीजिए। अरे एलओपी तो है, एक संवैधानिक पोस्ट पे है वो व्यक्ति, संवैधानिक पोस्ट पे वो व्यक्ति है, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है? वो हिंदुओं को बांटने की कोशिश करता है, लेकिन हिंदू समझदार हो गया। आज हिंदू समझदार हो गया, उसका हरियाणा में परिणाम दिया ना। आज हरियाणा ने परिणाम दिया है क्योंकि वो हिंदू जातियों में नहीं बटा और आज हरियाणा ने परिणाम दिया है। तो जब भी अगर ये हिंदू को बांटने की कोशिश करेंगे तब तक देश को नुकसान होगा। सत्ता में रहते हुए आपके प्रयास, वो जो हिंदुओं में खाई बनाने की कोशिश लोकसभा में कांग्रेस ने बकौल आपकी की, उसको पाटने में सफल क्यों नहीं रही? नहीं, आज देखिए राहुल गांधी ने लोकसभा में भी बोला हिंदू हिंसक होते हैं। अब बता दीजिए कि हिंदू हिंसक होते हैं? हिंदू तो पुजारी होते हैं साहब। सनातन धर्म में क्या अनुयायी? तो जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि बढ़ेंगे तो कटेंगे, हिंदू हिंसक होते हैं, जब योगी मुसलमानों के लिए नहीं बोलते? आज मुसलमान को बोल के बताए राहुल गांधी। मेरी बात सुनिए। योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे,
तो वो किससे कटने की बात कर रहे हैं? सही बोला वो जातियों में आपस में कटने की बात कर रहे हैं या धार्मिक उस पर कटने की बात कर रहे हैं? उन्होंने सही बोला है कि हिंदुओं में जातिवादों में आप करोगे तो नुकसान होगा, आप जातियों में बांटोगे, जाति को झगड़े में कराओगे तो नुकसान नहीं, होगा। मैं पूछ रहा हूं काटेगा कौन? जातियां जाति को काटेंगी, जातियां जाति को काटेंगी या मुस्लिम हिंदू को काटेंगे? कह रहा हूं कि यही परिणाम दिख रहा है ना, हरियाणा का परिणाम दिखा रहा है ना। मैं ये कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ किसको कह रहे हैं? निश्चित परिणाम आया है। मैं ये कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ किसके लिए कह रहे हैं कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे? कौन काटेगा? जातियां काटेंगी? किसके लिए बोला है भाई? अरे आप समझाइए ना भाई, आपका बयान है। अरे तो मैं यही कह रहा हूं कि उन्होंने यही कहा है कि हिंदू एकजुट रहे, सनातन धर्म एक रहे, सनातन नहीं रहेगा तो कौन काटेगा? जातियां काटेंगी एक दूसरे को या मुस्लिम हिंदू को काटेंगे? हिंदू को आपस में लड़ाएंगे तो नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, राष्ट्रीय एकता को खतरा है। क्योंकि भाई आज राहुल गांधी विदेश में जाके देश की बुराई करना क्यों अच्छी बात है क्या? जब भी राहुल गांधी विदेश में गए, जो देश विरोधी ताकतें उनके साथ गोदी में बैठना। ठीक है, जॉर्ज सोरफ जैसा आदमी जिसने करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसा लगा दिया, उनकी बड़ाई करना। आज ईडनबर्ग हम जातिवाद पे भाषा बोलना, ये सब चीजें शोभा देती है। बिल्कुल, हम जातिवाद पे ही रहेंगे। पाराशर नारायण शर्मा जी समता आंदोलन से जुड़े हुए अध्यक्ष हैं, उसके आपका भी स्वागत है। अनुश्री शर्मा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। स्वागत है अनुश्री आपका भी। किसी भी कमेंट से पहले राधेश्याम भारती जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बहुत सिंपल सी बात है कि कास्ट वाले मैटर पर हमने कांग्रेस को कई बार अनकंफर्टेबल देखा, लेकिन एकाएक राहुल गांधी कास्ट के मैटर पर बहुत कंफर्टेबल हो गए और अब वो खुलकर कास्ट पर बात कर रहे हैं। इससे क्या इशारा मिलता है राधेश्याम जी? देखिए स्वप्निल जी, मैं सबसे पहले जैसा सुरेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू को बांटने में विश्वास नहीं रखती, उनको संगठित रखने में विश्वास है। प्रधानमंत्री जी का भी यही वक्तव्य है कि वे कांग्रेस जो है वो जातियों में बांटने का काम कर रही है। मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी सीकर आए, अच्छा, हाँ। और उन्होंने जाटों को बिना मांगे यहाँ ओबीसी में आरक्षण दे दिया। जाटों की तो मांग ही नहीं थी, लेकिन यहाँ आरक्षण दे गए। आप बताइए कि राजस्थान में यदि सबसे अग्रिम जाति की कोई है तो वो जाट है। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन, सबसे ज्यादा जमीन, सबसे ज्यादा जो है रसू का हर दृष्टि से राजस्थान में जाट सबसे शक्तिशाली है। वे सत्ता की नियामक चाबी है, लेकिन उनको ओबीसी में आरक्षण दे दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने दे दिया कि यहाँ जो है जाट तुम्हारे साथ हो जाएंगे तो तुम सत्ता में रहोगे। ऐसे ही आप देखिए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट जो है वो शायद 84 या 82 में ऐसे आ गई थी, मुझे सन याद नहीं है, लेकिन काफी पहले आ गई थी। और कांग्रेस ने उसको जो है दबा के रखा कि देश जो है जातियों में बट जाएगा, आपस में जातीय संघर्ष जो है वो बढ़ जाएगा। तो कांग्रेस ने उसको आउट नहीं किया था, ठंडे बस्ते में डाले रखा। वीपी सिंह जब आए तो इन्हीं लोगों के गठबंधन ने, जो बाहर से ये समर्थन दे रहे थे सरकार को, आपको शायद याद होगा, तो मंडल आयोग लागू कर दिया गया। देखिए आप देश में क्या माहौल हुआ था उस समय, कितने युवाओं ने तब कांग्रेस असहज थी। मैं बहुत अच्छे से इस बात को याद कर पा रहा हूं। तब कांग्रेस बहुत असहज थी और डिसाइड भी नहीं कर पा रही थी कि हम करें तो करें क्या। देखिए जैसा अभी प्रधानमंत्री जी जो बात, अब हरियाणा कितना है, इतना सा हरियाणा है, उसको मतलब जो है एक आधार मान लिया गया कि सारी जातियां जो है वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में लेकिन जानते हैं इंटरेस्टिंगली एक घुमावदार सवाल और है जो मैं सुरेश गर्ग जी से ले लेता हूं साथ ही साथ में। मेरी बात पूरी नहीं हुई। राधेश्याम जी जल्दी से कर दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि यदि हम कांग्रेस हिंदू को बांट रही है और जो है भाजपा हिंदू को संगठित कर रही है, तो क्या ये संविधान के अनुकूल है क्या? संविधान तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें भेद की अनुमति नहीं देता है हमें। आज प्रधानमंत्री जी कौन सा कार्ड खेल रहे हैं कि हम तो हिंदुओं को जो है उनको जो है संगठित कर रहे हैं। यानी मुस्लिम्स जो है
उनके विरोध में, उनके काउंटर में हिंदुओं को इसीलिए मैंने खड़ा कहा, कर दिया। इसीलिए राधेश्याम जी मैंने कहा कि देखिए इंटरेस्टिंगली एक सवाल जो बनता है, उसके बाद फिर मैं अन्य गेस्ट के पास भी जाऊंगा। सुरेश भाई, मुझे इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आपको ऐसा लगता है कि आपको इस बात का दुख है कि कांग्रेस जातियों की बात करती है, वो मुसलमानों की जातियों की बात क्यों नहीं करती? आप चाहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की जातियों की भी बात करे? नहीं, आज कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्या कर रही है? हिंदुओं की जातियों में एक आपस में क्यों झगड़ा करने की कोशिश? क्योंकि कांग्रेस उनकी जातियों पर बात कर रही है। क्यों अगर कल को कांग्रेस मुसलमानों की जातियों पर भी बात करेगी तो मुसलमान भी तो झगड़ेंगे। देखिए मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी जातियों में विश्वास नहीं करती है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस का देखो ना, आप कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता और आते हैं विदेश भाग जाते हैं, ठीक है, और जातियों में आपस में लड़ाई जाते हैं कि ये वो है, ये वो, और आपस में लड़ाने का काम करते हैं। भाई देश को इस तरह से झकझोर आ गया सुरेश भाई, आपका पॉइंट आ गया, शांति के समझ में भी आ गया। चाहते हो पार्षद नारायण शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। हाल की पूरी सियासत को अगर हम देखते हैं और जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, उसमें डेफिनेटली कुछ ऐसे प्रॉमिसेस हैं, कुछ ऐसे वादे हैं जो समाज में खाई पैदा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन आज के समय में राजनीतिक दल जो वादे कर रहे हैं, उसके हिसाब से जातिवाद का टैग किसी को देना पड़े एनालिसिस करते हुए, तो किसको जाएगा? ये सर, प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल 1000% सही बोल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस जो पहले थी ना, वो अब नहीं रही है। इस समय कांग्रेस का नेतृत्व इतने कमजोर लोगों के हाथों में है कि वो प्रादेशिक जो जातिवादी पार्टियां प्रदेशों की, उनसे प्रभावित हो रहे हैं, उनके एजेंडे हाथ में लेके चल रहे हैं। आप देखिए राजस्थान में समता आंदोलन गैर जातिवादी संगठन चला रहा है, वो जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहा है। तो हमने प्रमोशन आरक्षण की लड़ाई लड़ी तो उस समय ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनावों के एजेंडे में ये डाला था कि हम प्रमोशन आरक्षण देंगे, ओबीसी को भी देंगे। अब देखिए पतन की पराकाष्ठा कांग्रेस की। प्रदेश की सरकार के तो एजेंडे में ये था कि जी हम प्रमोशन आरक्षण को खत्म करने के लिए टाइम बाउंड प्रमोशन शुरू कर देंगे, ताकि प्रमोशन में जातिगत आरक्षण खत्म हो जाए। और इनका जो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जब जारी हुआ लोकसभा का, उसमें लिखा हुआ था कि जी हम तो जातिगत आधार पर प्रमोशन आरक्षण ओबीसी को भी देंगे। अभी जैसे राहुल जी जातिगत जनगणना की बातें कर रहे हैं, ये बड़ा मतलब डिग्रेडेशन हुआ है कांग्रेस। लेकिन डिग्रेडेशन हुआ है पार्षद जी, मुझे एक बात बताइए, बिहार एकमात्र स्टेट है जहां पर न केवल जातिगत जनगणना हुई, उसके आंकड़े भी जारी कर दिए गए। कर्नाटक में जारी नहीं हुए, हिमाचल में तो अभी कोई स्टेटस है ही नहीं इस बात का। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, कहां बिहार में कहां खाई पैदा हुई? नहीं हुई। मतलब आपने कहा जवाहरलाल के टाइम में बिहार में किसकी सरकार है? जब जवाहरलाल जी ने सब मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था कि जातिगत आधार पर लोकसभा और प्रमोशन आरक्षण देना मूर्खता ही नहीं विध्वंसकारी है, ये लिख के दिया था उन्होंने। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है पाराशर जी, मेरा सवाल ये है कि जब जातिगत जनगणना आपने बिहार में करा ली, तो वहां पर जातिगत विद्वेष कहां फैला? कहां आपको नजर आ रहा है बिहार में जातिगत खाई और बड़ी हो गई हो या चौड़ी हो गई हो? नहीं, बात ये नहीं है सर विद्वेष कहां फैला, बात ये है पार्टी की सोच क्या है। पार्टी विकासवादी राजनीति छोड़कर जातिवादी राजनीति की तरफ अग्रसित हो रही है, और जातिवादी राजनीति का प्रभाव भी पड़ता है। बिहार में जो जातिगत ध्रुवीकरण हो रहा है ना, हालांकि जनगणना का तो कुछ नहीं बटा वहां पे, कुछ भी फायदा नहीं हुआ जनगणना का तो उसको कराने वाली सरकार को, ठीक है। लेकिन जहां जहां जो स्टेट है, अपने राजस्थान में देखो, हरियाणा में देखो, जातिगत ध्रुवीकरण हो रहा है। ये जातिवादी, जब हमारे राष्ट्रीय नेता जातिवादी बोलेंगे तो ध्रुवीकरण बढ़ेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दूंगा मैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन उससे पहले राधेश्याम जी बीच में कुछ बोल रहे थे। राधेश्याम जी अपनी बात शॉर्ट में बोलते, फिर मैं अनुश्री को शामिल करूं, क्योंकि आरोप उन्हीं पर है, आज उन्हें बहुत से जवाब देने हैं। ठीक, 2 मिनट में उनके पास जाऊं, उससे पहले सुरेश गर्ग जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, और इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि मैं ये पूछ रहा हूं कि बीजेपी की नीतियां ग्राउंड पर क्यों नहीं काट पा रही? अगर कांग्रेस इस तरह के षड्यंत्र रच रही है या कुचक्र बना रही है या इस तरह की चीजें कर रही हैं, तो बीजेपी को उस पर स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? नहीं, बीजेपी तो विकास आधारित वोट मांग रही है। आज हमने हरियाणा के अंदर जो 10 साल में जो विकास किया पर तो आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मांगे, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ा ना। देखो ऐसा है,
ये मेरे ख्याल से इतिहास के अंदर, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है 60 साल के अंदर कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो हमने तो इतिहास रचा साहब। उनने तो इतनी मेहनत करके तीन बार के चुनाव के बाद में भी 100 से पार नहीं पाए, लेकिन हम तो आज तीसरी बार शासन कर रहे हैं ना। जनता जनार्दन का हमारे पास आशीर्वाद है, क्योंकि हमने विकास किया है। 10 साल के अंदर देखिए कम हुआ स्वप्निल जी, देखिए 10 साल के अंदर हिंदुस्तान का नक्शा चेंज कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर डेवलपमेंट की, विकास की गंगा आज मान रहा हूं, पर कांग्रेस अगर कोई कुचक्र कर रही है, कुचक्र जनता जवाब नहीं पा रहे हैं। हम देखिए जनता ने तो जवाब 240 के साथ आपको भी दिया ना। नहीं तो हम उनका प्रयास कहीं तो सफल हुआ। 240 ठीक है, हमको 240 भी नहीं, लेकिन जनता ने हमें आशीर्वाद दिया ना। आज हमारे एनडीए की 300 सीटें हैं ना, तो आशीर्वाद तो 99 लोगों को भी मिला ना, जो कांग्रेस की तरफ कहा 240 फिर भी पार नहीं होती। 99 और उनकी यूपीए के और भी घटक दल को मिला तो भी 240 नहीं होती। लेकिन हम तो अकेले 240 लेके आए हैं, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। इसलिए आप आज जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि जनता को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी ही 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था पे ला सकते हैं हिंदुस्तान को। नरेंद्र मोदी जी ही इस देश इसको विकसित राष्ट्र बना सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हिंदुस्तान में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। क्योंकि इनके नेता खुद बोल के आए कि 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, जनता के बीच में 15 पैसे जाता है। आज हमने 40 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से गरीबों के खाते में भिजवाए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो लगभग 35 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस अपने खाते में चली जाती या भ्रष्टाचार में चला जाता। लेकिन आज मोदी जी की वजह से एक एक रुपया गरीब जनता के खाते में गया है। आज 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए, ये मोदी जी की देन है। आज किसानों के हित में काम मोदी जी कर रहे हैं, युवाओं के हित में काम कर रहे हैं। आज क्या देश के अंदर आज आप देखो, आप 20 करोड़ डीमेट अकाउंट, जहां मतलब 4 करोड़ डीमेट अकाउंट 2014 से पहले हुआ करते थे, आज 20 करोड़ डीमेट अकाउंट, आज 31 करोड़ ईपीएफ अकाउंट, जो 8.5 करोड़ के आसपास के ईपीएफ अकाउंट थे। तो ये क्या, ये दिखता है, जनता सब जानती है कि अगर विकास दे सकते हैं वो मोदी जी दे सकते हैं। और जनता ने हरियाणा में जवाब दे दिया है साहब। हाँ। हरियाणा में इसका परिणाम दिया है। हरियाणा को पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में रहेगी तो हरियाणा का विकास होगा, युवाओं का विकास होगा, किसानों का विकास होगा। हम झूठे वादे नहीं करते। 2018 में लेकिन कम से कम आपने अभी तक मेरी एक बात का अपोज नहीं किया। आपने अभी तक मेरी एक बात का अपोज नहीं किया है, जिससे मैंने आपसे सवालों की शुरुआत की थी, वो ये कि फिर से एक बार आपको पुराने फॉर्म में देखने को मिला। अब आप जाकर कंफर्टेबल हुए हैं इस पिच पर, यह बात फैक्ट है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास को पे विश्वास करती है। इसमें आपने भी देखा होगा, जनता ने उसमें मोहर लगाई है कि आज हम यहाँ हरियाणा में भी, आज कश्मीर में भी हमारी 24 से 29 सीटें आ गई है। कश्मीर में भी हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, हरियाणा में भी हमारे वोटिंग। अरे तो भाई ये सब जनता समझ चुकी है कि ये जो है ना, ठीक है, अब मैं आपको रोक रहा हूं, केवल ठीक है, अब मैं आपको रोक रहा हूं, ठीक है, अब मैं आपको रोक रहा हूं, ठीक है, नफरत का सामान अब मैं आपको रोक रहा कोई काम नहीं है। अब मैं आपको रोक रहा हूं। अनुश्री मेरे साथ जुड़ चुकी है। अनुश्री, हाल के दिनों में सबसे ज्यादा जाति पर किसने बात की? स्वप्निल जी, जाति की अगर बात ली जाए तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, बात नहीं, आप याद दिलाते हैं कौन कौन सी जाति है। हाँ, स्वप्निल जी, कांग्रेस पे ही सवाल उठा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का जहर किसने फैलाया, सबसे पहले ये बता दे। इनके पार्टी स्तर पे देख ले, हाल ही में पिछले 10 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे राजस्थान के। क्या इन्होंने किसी मुस्लिम को टिकट दिया था? नहीं दिया था। ये खुद किस तरीके का जहर फैला रहे हैं, पहली चीज तो आप नहीं, पर आपके यहाँ भी तो मुस्लिमों की टिकट, जो मुस्लिमों को टिकट दिए जाते थे उनकी संख्या एकाएक गिरी। क्यों गिरी? अगर आप इन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं तो आपको अपने भीतर भी झांक कर देखना पड़ेगा, क्यों गिरी साहब? कांग्रेस ने कभी किसी जाति के साथ भेदभाव नहीं किया है। कांग्रेस आपने मुसलमानों को जितनी टिकट देते थे उतनी नहीं दी ना। स्वप्निल जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इन दिनों इतिहास उठा के देखेंगे तो इन्होंने स्पेशल माइनॉरिटी को बांट कर रखा है। ठीक है, लेकिन अनुश्री सवाल ये नहीं था ना। सवाल मेरा आपसे ये था कि मुझे आप बताइए, हाल के दिनों में सबसे ज्यादा जाति पर किसने बात की?
आप लोगों ने, हाल ही के दिनों की राहुल जी ने आप ही लोगों ने, राहुल जी ने की है। आप ही लोगों ने की है ना अनुश्री। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप लोगों के स्टैंड से अगर जातियां नहीं लड़ती तो सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद अलग अलग जातियों के दो धड़े अलग अलग दिन प्रदर्शन करने सड़कों पर क्यों उतरे? उतरे ना, स्वप्निल जी, उतरे तो है। तो इसका मतलब है कि आप जो वादे लेकर चल रहे हैं वो ग्राउंड पर इस तरह का एक नेगेटिव इंपैक्ट तो डाल रहा है। ग्राउंड पे जो नेगेटिव इंपैक्ट की आप बात कर रहे हैं, ग्राउंड पे तो जनता खुद भी समझ रही है। जो आपने बात अभी मेरी काटी, तो जो ये जाति की बात है या जातिगत में या धर्म विशेष पे जहर की बात है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से फैलाना चालू कर दिया है। नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझी। देखिए, मैं आपको अनुश्री दूसरे शब्दों में समझाता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा हो सकता है, अब कोटे में कोटा हो सकता है मतलब एक सीमित कोटे के भीतर कांग्रेस का जो आइडिया है ना कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कोटे में कोटा का मीनिंग वही है SC ST समाज के लिए। पर कांग्रेस ने उस स्टैंड का अपोज किया। लेकिन जब उसी सोच वाली बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कांग्रेस अपोज कर गई। लेकिन अब क्या हुआ? आप देखिए, कई मीणा उतरे उसके समर्थन में और कई मीणा उतरे उसके विरोध में। अभी क्या हुआ ना आपकी स्टैंड की वजह से कि मीणा भी आपस में लड़ ली है, मेघवाल भी आपस में लड़ ली है। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं उसका एक रूप इस तरह से दिख रहा है ना कि जो आप वादे कर रहे हैं वो विध्वंसक हैं। स्वप्निल जी, आप जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल ही निराधार है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उनकी तो बातें और भारतीय जनता पार्टी की तो कथनी और करनी में भी फर्क आ रहा है। तो इस चीज को ये हमारी पार्टी पे तो नहीं ला सकते हैं कम से कम। अच्छा, चलिए मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। मैं आपको दूसरी तरीके से एक बात बताता हूं। जब हम कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अनुश्री, जब हम कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस पूरे कॉन्सेप्ट के भीतर जो महात्मा गांधी का बहुत नियर एंड डियर कॉन्सेप्ट था, इस पूरे कॉन्सेप्ट के भीतर कहां पर यह बात आती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? कहां आती है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में यह बात कहां से फिट होती है? प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो उसके पीछे अपने तर्क दे रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं तर्कों से काट दीजिए। इस बात का तो जो आकलन है वो जनता खुद करेगी ना। प्रधानमंत्री जनता ने पढ़ना हरियाणा में, जनता तो ने हरियाणा के दिया ना, जनता क्या ने पढ़ना क्या हरियाणा के जो नतीजे हैं, हरियाणा में दिया ना। नहीं, आप ये बताइए ना कि आपके आपस में जाति को लड़ाने का काम करते हैं। ये नहीं, लेकिन अनुश्री सवाल ये है कि नहीं, सुनिए ना अनुश्री, मैं आपसे ये कह रहा हूं, लोकसभा चुनावों में लाख कोशिश कर ली राहुल गांधी ने सबसे बड़ा दलित नेता बनने की, दलितों ने साथ नहीं दिया। आप बसपा का वोटिंग परसेंटेज देखें, आप चंद्रशेखर का वोटिंग परसेंटेज देखें, अगर दलितों ने साथ दिया होता तो वो उतना वोट नहीं ला पाते। मतलब राहुल गांधी बड़े दलित नेता नहीं बन पाए। कहीं तो खामी छूट रही है, क्या कांग्रेस उसको समझ रही है? देखिए, कांग्रेस तो सब ही जातियों को साथ लेके चल रही है। किसी जाति विशेष की आप स्वप्निल जी बात नहीं कर सकते। और रही बात, अगर आप जाति विशेष को साथ लेकर चले, इसीलिए तो दूसरी जातियां मिलकर पोलराइज होकर बीजेपी के साइड जा पाई। अनुश्री, आप समझ रहे हैं? अनुश्री, दरअसल बाकी जातियां पोलराइज होकर बीजेपी के साइड क्यों जा पाई? क्योंकि एक बाकी जातियों को लगा कि आप एक पर्टिकुलर जाति को फेवर कर रहे हैं। हरियाणा में यह हुआ है। अगर स्वप्निल जी हरियाणा की अगर बात ली जाए तो हरियाणा में 7 से 8 सीट तो ऐसी है जिसमें वो हार का रेशियो 1000। मैडम, सरकार वहां पर किसकी है? मायने इन द एंड यही रखता है। देखिए, सरकार वहां पर बीजेपी की बन गई, मायने इन द एंड यही रखता है। भले ही वोटिंग परसेंटेज किसी का भी ज्यादा, भले ही वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है, लेकिन सरकार में वो नहीं है, नहीं है। हम उन्हें कभी ये नहीं कहेंगे कि वो जम्मू कश्मीर की सत्ता चला रहे हैं। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं अनुश्री। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने कहा ना कि जनता जवाब देगी। जनता ने, हरियाणा की जनता ने जब देखा कि एक ही जाति को बार बार कांग्रेस फेवर कर रही है, बाकी की जातियां पोलराइज होकर दूसरी तरफ चली गई। सिंपल सी बात है। स्वप्निल जी, अगर ऐसी बात होती तो 37 सीटें नहीं आती ना। जिस बात को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, इतना बहुत ही बड़ा अच्छा प्रदर्शन तो रहा नहीं भारतीय जनता पार्टी का। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। अब तक कोई इतनी सीटें नहीं ला पाया हरियाणा में पिछले कई सालों में। ये बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस है हरियाणा में। मैं बता दूं आपको, 8 सीटें तो ऐसी है जिसमें सिर्फ 2-2 हजार का रेशियो रहा है। तो मैडम, जिन्होंने आपके वोट काटे, आप उन्हीं को तो एकजुट नहीं कर पाए। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन ठीक है, ठीक है। पाराशर नारायण शर्मा जी, एक कमेंट आपका और फिर राधेश्याम जी का, उसके बाद मैं इस डिबेट को क्लोज करूंगा। पाराशर जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि आप मुस्कुराए कई बार, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। ये बच्ची पूरा अध्ययन करके नहीं आई है जी, लेकिन ये तय है कि जैसे
अब इनसे पूछो कि ये 50% की जो आरक्षण की लिमिट बढ़ाने की बात कौन कर रहा है, जातिगत जनगणना की बातें कौन कर रहा है। और ये बातें ना लोकसभा के चुनाव में भी की थी, ये कह रहे थे जी हरियाणा को आप ऐसा मत मानो, पूरे देश ने नकार दिया इनको इन मुद्दे पर, जातिगत जनगणना पर और 50% की लिमिट बढ़ाने पर जातिगत आरक्षण की, पूरे देश ने नकार दिया। अच्छा, कांग्रेस जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी बोले, एक बार सुनिए, मैं नहीं बोला था, ठीक है, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि जी मुस्लिम की जातियों की बात नहीं करती सही है कांग्रेस, वास्तव में नहीं बोलती है। मुस्लिम की जातियों के आधार पर कांग्रेस उनको आरक्षण देनी है, मुस्लिम की जातियों के आधार पर, प्लीज आप मत बोलिए, मुस्लिम को जातियों के आधार पर कांग्रेस आरक्षण दे रही है। नहीं, अनुश्री, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पार्षद नारायण शर्मा जी किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, वो समता आंदोलन चलाते हैं। समता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हालिया कांग्रेस नहीं समझ रही। अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं तो फैक्चुअल चीजें बता रहा हूँ आरोपी जी। ठीक है, ठीक है, मैं अब आप दोनों को रोक रहा हूँ, चीजें बता रहा हूँ, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। बीच में बोला था क्या? नहीं, पाराशर जी, मैं आपको भी रोक रहा हूँ, प्लीज। हम पर्सनल कमेंट्स नहीं करेंगे, हम पर्सनल कमेंट्स नहीं करेंगे। राधेश्याम भारती जी, मैं आपको ले रहा हूँ। राधेश्याम भारती जी, एक ओवरऑल सिनेरियो, ये पूरी डिबेट राधेश्याम जी आपने सुनी है, शुरू से लेके एंड तक आपने सुनी। मैं चाहता हूं कि आप ना वो जो एडिटोरियल कमेंट होता है ना, वो दें। देखिए स्वप्निल जी, ये सही है, न कांग्रेस जातिवाद के भूत से जो है बची हुई है और न बीजेपी बची हुई है। देखिए पूरा जो माजरा है वो ये है कि हिंदू वोटों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी साधना चाहती है, इसलिए वो जो है कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाती है कि जातिवाद को वो कर रहे हैं। और इसी तरह कांग्रेस जो है वो मुस्लिम्स के वोटों पे उसकी सारी राजनीतिक ताकत है, वो उसको साधे रखना चाहती है। यानी कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा दोनों पार्टियों के बीच में कि कोई जो है संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहता हो, ऐसा दिख नहीं रहा है। अब बार बार हरियाणा का उदाहरण दिया जा रहा है। देखिए हरियाणा में सब जानते हैं कि कांग्रेस एक ही जाति के उससे निकल नहीं पाई, उन्हीं के उसको नेतृत्व दिया तो वहां सारी जातियां पोलराइज हो गई और कांग्रेस को जो है चित्त पटक दिया वहां पर। तो ये तो देखिए हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखिए कि ये जो इस समय जो जातिवाद के जिनको जो है वो बाहर पोर्टल से निकाला जा रहा है, वो सीधा सीधा महाराष्ट्र के चुनाव दिख रहे हैं। लेकिन आपको तो ये पता चलता है ना कि जातिवाद की पिच पर जो कांग्रेस चल रही थी, उस पिच पर अब बीजेपी सहज हो गई है, अब उसे समझ में आ गया कैसे खेलना है। सहज हो गई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोनों का खेल एक जैसा ही है। ठीक है, ठीक है, ये है असली बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।